चलिए 2023 और ये 24 के क्वेश्चन एमसीक्यूज इजी वर्जन है, ठीक है। इसको आज देखते हैं। ये 2024 से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। A racing car is fitted with an on-board computer. Every time the car passes the starting line, the computer decodes the distance traveled in the following 2 seconds. अच्छा, which set of data shows that the car is increasing in speed during the 2 seconds? उसने पूछा है ये आपके पास एक रेसिंग कार है, उसको ऑन बोर्ड कंप्यूटर के साथ आपने फिट किया हुआ है, मतलब ये एक लैब टाइप एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और वो हर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपको बता दिया गया है। तो बताएं किस सेट ऑफ डाटा में, किस ऑप्शन में आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, इसमें 0 मीन वो तो अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है ना। फर्स्ट सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में 100 प्लस 100 200 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है। तो इधर भी ऐसी है, फर्स्ट सेकंड में 90, देन सेकंड सेकंड में 180 डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। देन हमने क्या फाइंड करना है, इंक्रीजिंग स्पीड फाइंड करनी है, ये मैं लिख देता हूँ। आगे इधर फर्स्ट सेकंड में 80, सेकंड सेकंड में 190, तो ये आपकी इंक्रीजिंग स्पीड लग रही है मुझे, ये भी और ये भी। इधर 100 है, उसके बाद 180, नो। यहाँ भी देखें डिस्टेंस का इंटरवल ले लें, 100 माइनस 200 माइनस 100 कितना बचेगा, 100, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है फिर समझ आ जाएगी आपको। 100 मीटर डिस्टेंस कवर अगले सेकंड में, इधर 90 प्लस 180 माइनस 90 मीटर, ठीक है। 190 माइनस 80 ये कितना बनेगा, 110, ठीक है। इधर देखें तो 80। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट केस देखते हैं, ये वाला केस, इसमें सेम स्पीड रही है बट स्पीड बढ़ी नहीं है, क्योंकि अगले नेक्स्ट सेकंड में भी आपने 100 मीटर ही कवर किया। इधर भी सेम 90 प्लस 90 हुआ है, ठीक है, 90 का डिफरेंस आया। इधर 80 देन 190, यहाँ इसका मतलब ये है कि इस टाइम इंटरवल में जैसे ही सेकंड सेकंड होता है तो गाड़ी का डिस्टेंस पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग स्पीड है। इस केस में आपका डिस्टेंस कम हुआ अगले नेक्स्ट सेकंड सेकंड में, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग स्पीड आएगी। और ये जो केस है दोनों, ये कांस्टेंट स्पीड का केस आएगा हमारे पास, या यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा सी। नेक्स्ट, a car travels along a road at a constant speed which correctly describe the speed time graph of the car। बताएं अगर गाड़ी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनता है। ये ऑप्शन देख ले जरा, ये हमारे पास स्पीड है और ये टाइम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस, ठीक हो गया, ये आ जाएगा। A car moves through a measured distance s in known time t. What is the correct equation used to calculate the average speed v of a car? तो आपने बस फार्मूला बताना है कि हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो ये है डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, ओके। आगे देखिए, the graph shows the speed of a car traveling through a town. Which section of the graph represents a period when the car is decelerating? Decelerate कहाँ पे हो रही है बताएं। डी
यस, डी। Student measures the average speed of a cyclist in a race. Which quantity must she measure? अब आपने एवरेज स्पीड बतानी है इन साइकिलिस्ट की ड्यूरिंग डेज, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? देखें, ऑप्शन चेक करें। Distance and time. टोटल टाइम टेकन was the second reason. No, the total time taken to complete a race and total distance traveled by the cyclist. Total time taken to complete total distance time taken to complete the race and total distance traveled by the cyclist at last. नो, हमारा कौन सा बनेगा बताएं जरा। C. यस, सी। यहाँ सी बी में इसने बताया है कि साइकिलिस्ट आपने वो डिस्टेंस लेना है जब साइकिलिस्ट अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जा रहा है, तो ये तो हमारा केस ही नहीं है। ठीक है। Yes, sir. A train is on a straight track. The graph shows how a quantity y varies with the time. अब ये हमारे पास उसने बोला है कि ये y क्या चीज़ है। अब आपने याद रखना कि अगर हम डिस्टेंस टाइम लेते हैं, यहाँ पर अगर आप y डिस्टेंस रखते हैं, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी? रेस्ट को। ठीक है, मैं आर लिख देता हूँ। एक तो केस रेस्ट वाला हमारे पास आ रहा है, At rest. और सेकंड जब आपने यहाँ स्पीड रखते थे, अगर आप डिस्टेंस रखेंगे तो सॉरी इधर मैं लिखता हूँ एस, अगर आप एस रखते हो तो वो रेस्ट पे जाएगा। अगर आप यहाँ पे वी रखते हो तो उस केस में आज हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो करती है? कांस्टेंट स्पीड को। ठीक है, Constant. तो कौन कौन सा आएगा? The train is stationary, yes, and y represents the distance from the last station. तो एक तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे। ट्रेन इज मूविंग, वायरी पर नो, ट्रेन अगर नहीं मोशन में नहीं हो सकती क्योंकि वो रेस्ट पे है। अगर आगे वो वायर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये मूव नहीं कर रही भाई, वो रेस्ट पे है, तो पहला केस कवर हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड में देखें, द ट्रेन इज स्टेशनरी, नो, अगर स्टेशनरी है तो फिर वो मोशन में कैसे आ गई? कौन स्पीड ऑफ कार, ये 114 आएगा। ठीक है। Okay. The graph represents the motion of a vehicle. What is the distance traveled by the car in one? वो करें सॉल्व इसको। उसने कहा कि डिस्टेंस जो है 400 सेकंड में कितना कवर करेंगे वो बताएं। स्पीड टाइम Okay. ग्राफ में क्या करेंगे? एरिया लेंगे, ग्रेडियंट लेंगे? बताएं। पहले फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे डिस्टेंस। इसका एक ग्राफ ये है हमारा, आपने क्या लेना है इसका? यस। डिस्टेंस फाइंड करना है। ये एरिया अंडर। एरिया अंडर द सर्कलिंग ले जरा क्या बनता है। ये लो मैंने लिख दिया है, हाफ ऑफ लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, देखो ये आता सोल्व करके 4000। हाँ जी, आंसर सी है 4000। The diagram shows a distant time graph for an object moving in a straight line. What is the average speed between x and y? x and y ये जो हमारे पास है, इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे आप? ग्राफ हमारे पास है डिस्टेंस टाइम, आपने ये पोर्शन लेना है बच्चे। ये देखें, ओके।
ये लाइन लगा दी मैंने, क्योंकि एक्स वाई पोर्शन है ना, एक्स वाई पोर्शन का और ये हमारे पास है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम का क्या लोगे आप, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लेने से क्या निकल आएगा हमारे पास, स्पीड निकल आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, राइज ओवर रन फार्मूला लगाएंगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास अगर राइस, ये वाला हिस्सा ये रन है, तो राइस की वैल्यू कितनी है, 12, मैं लिखूँ इधर 12 माइनस ये सेकंड पॉइंट आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय रन है 30 माइनस 10, कितना बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 20, कितना आंसर आता है देखिए जरा, 0.30. 30 आ गया। 0.30. चलो आगे देखें, द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ शॉर्ट जर्नी एंड स्पीड टाइम ग्राफ हमें दिया गया ये वाला, ठीक है, जिसमें आपको लीनियर लाइन स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम आपने क्या करना है, इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। अच्छा। क्या आप इधर मैं लिख देता हूँ किसका है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, ये भी कांस्टेंट स्पीड का केस नहीं, कांस्टेंट नहीं, ये सही इंक्रीजिंग स्पीड। तो अगर आप ये चीज़ देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर वो बेंड कर गया, इसका मतलब मैंने बताया था अगर ऐसे बेंड हो जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग डिक्रीज स्पीड. होगा, तो ये केस हमारे पास आएगा डिक्रीजिंग स्पीड का। यहाँ पे ये आपका स्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है ना, तो लेकिन अगर बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन, ये हमारे पास आ रहा है रेस्ट का, और ये हमारे पास आता है कांस्टेंट स्पीड का। ठीक है, यस. तो ऑप्शन हमारा डी बनता है, क्योंकि इसमें ग्राफ आपको ऊपर जा रहा है। ओके. चले जी, द ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार, हाउ फार हैज द कार मूव्ड बिटवीन 0 एंड 5, 0 एंड 5 ये है, हाउ फार मीन आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, तो करो सॉल्व, इससे बताओ कितना कितना आंसर आता है। ठीक. हो गया, यस. कितना, 2 meters. हाँ कितना, 2 meters. 20, क्या कह रहे हो, 2 meters. 2 मीटर्स कैसे कर लिया आपने, ये लेना था, ये 2 5 एरिया अंडर द कर्व लेना था ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 में हमारे पास मैक्सिमम है, एरिया अंडर द कर्व लेना ना आपने, और 5 कितना बनेगा, 25 नहीं आता, आपने कैसे किया,
यस यस। आपने कैसे कर लिया 2? अब मैंने डिवाइड कर लिया था, मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर। ये 5 आएगा। The speed time graph shows the motion of an object. How far does the travel at is उसने पूछा है how far does the object travel at constant speed, कि आपने जस्ट वो टाइम डिस्टेंस लेना है जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। ये 2 पॉइंट मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड वाला पोर्शन कौन सा है। ये है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये डिसेलरेशन है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बचता है, ये वाला। ठीक है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर अगर हमें देगा डिस्टेंस, तो ये कांस्टेंट स्पीड वाला पोर्शन है, तो इसका एरिया इतना बनता है। तो इसमें देखें लेंथ हमारी आएगी, स्टार्ट हो रहा 5 से, एंड हो रही है 15 पे। तो 15 माइनस 5 कितना आएगा, 10, और विथ 10। हमारे पास 5 आ रही है। 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ना बन गया आपका 50। ठीक है, 50। ठीक है। चलिए ये बताएं आप ये। सी। ये देखें क्लिफ है ये, ठीक है, यहाँ से रॉक पीस गिरता है नीचे, बीच है। तो आपने एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर देनी है। तो क्या होगा इसमें, आप सी कह रहे हो, सी कैसे होगा, एक्सेलेरेशन बढ़ता है उसका, बताएं। जब मैं बोला था जब भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है ना हमारे पास, जब वो गिरता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी वर्टिकली वाला केस है ना, तो हमेशा वो सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा है, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करती है। तो ये कांस्टेंट रहता है, ये बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट वाले ये दो केस बनते हैं, तो ये दो ऑप्शन आपके वैसे गलत हो जाते हैं। फिर देखना है कि आपकी जो स्पीड है वो चेक करें, इन दोनों में से स्पीड कांस्टेंट रहती है, नहीं। हमने अगर जब कह दिया है कि वो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है उसका, इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। जब आप एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो इट मीन ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसकी स्पीड 9.81 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, जिसे एक्सेलरेट का नाम दे रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला केस है ना, बल्कि आपको पिक्चर एक दिखाता हूँ, ये ज़्यादा बात क्लियर होगी। एक में और कोई है तो नहीं एमसीयूज, नहीं इतना ही है। मैं आगे भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें ज़रा। हाँ, फ्री फॉल बॉडी एक्सपेरिमेंट। ये देखें, ये पिक्चर ओपन होने दें, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ओके।
ये नज़र आ रही पिक्चर आपको, ये साइड। Yes. अब यहाँ पे देखें, ये इक्वल टाइम इंटरवल में ना, आई थिंक एक एक सेकंड या दो दो सेकंड के बाद उन्होंने पिक्चर ली है। तो यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग में जब आप उसको फ्री फॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, तो अभी जो टू कंसेक्टिव पिक्चर में डिस्टेंस है वो कम है, नज़र आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा, देन इंक्रीज Yes. हुआ, इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज एंड फिर इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो रही है, स्पीड पकड़ रही है। स्पीड पकड़ने का मतलब एक्सेलरेट हो रही है। अब एक्सेलरेट कितना हो रही है, वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इतनी है, अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ही इतना है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा सेम क्या कहते हैं रेट के साथ उसको एक्सेलरेट करवा रही है, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ये वाला। लेकिन जब अगर आप उसको कहें कि आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा, इसको अगर ऑपोजिट करें, तो स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा होगी, फिर वो डिक्रीज करती जाएगी। जो इस बात का एविडेंस होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ड्यूरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन दो कांस्टेंट रेट के साथ डीसेलरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पीड पकड़ रहा है, स्पीड स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब वो एक्सेलरेशन गेन कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ आ रही है Okay, नहीं? sir. मैं इधर हाँ जी. एनिमेशन भी दिखा देता हूँ आपको, शायद मिल जाए मुझे। हम्म, हम्म। अच्छा, ये आपको मज़े की एग्जांपल दी है, ये यहाँ पे देखें, एक उसने कहा है कि ये एलिफेंट है और साथ एक बच्चा है, अगर आप दोनों को फ्री फॉल फेंकते नीचे, कौन आएगा? हाँ, Elephant. एलिफेंट। एलिफेंट नहीं आएगा, दोनों सेम रेट के साथ आएंगे। समझ लेकिन आई? जो heavy object होता है वो पहले नहीं fall होता. नहीं, वही अभी मैंने बात की है ना, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पे ये मैं आपको उसने करके भी दिखा दिया, ये लो, ये पिक्चर देखो ज़रा। एलिफेंट उसका 1000 kg मैस है, ठीक, ग्रेविटी उसको खींच रही है 10,000 न्यूटन के साथ, ठीक है। तो ये आप फार्मूला हम पढ़ेंगे आगे जाकर, तो ये एक्सेलेरेशन आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बच्चा है, उसका 10 न्यूटन वेट है, उसका मैस 1 kg है, तो उसका भी 10 नहीं आ रहा है, जो राउंड ऑफ 9.81 के इक्वल है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी आप फ्री फॉल ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, तो दोनों को सेम एक्सेलरेशन के साथ अर्थ खींचती है, चाहे वो हल्का सा ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो आप कह रहे हो ना वो भारी है या वो हल्का है, ये केस तब होता है अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। जिस तरह आपके पास, अगर हम कहते हैं ना रोड, आपके पास मैं कहते हैं बाईसाइकिल है और साथ एक ट्रक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। आप दोनों पे फोर्स अप्लाई करते हैं 1000 न्यूटन की, तो उस केस में आपका जो क्या कहते हैं साइकिल है, उस फोर्स से ज़्यादा दूर चला जाएगा, एक्सीलरेट होगा, क्योंकि मैस हल्का है, उसका मैस कम है। और ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एलिफेंट, ओ सॉरी, कार का मैस ज़्यादा है, तो एक्सेलरेट कम होगा। वो हॉरिजॉन्टल केस होता है रोड पे, ठीक है। वर्टिकल में ऐसा केस नहीं होगा, वर्टिकल में दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ फ्री फॉल गिरती हैं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। चले जी, आगे देखते हैं। ये आई थिंक एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। अच्छा, आगे करनी है, एक लास्ट वर्कशीट रह गई है, या उसका बताएं ज़रा, ये कल करनी है? ठीक है. कल करनी है? Yes. Okay. कल कर. कल कर लेते हैं। चलो, वो क्या कहते हैं, वो मैंने काट ही दी